नो। दोस्तों, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का ये अगला भाग है और इसका शीर्षक है सभ्य वेश में। अन्ना हार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सोयल की पुस्तक से आहार के विषय में पढ़ने की जिज्ञासा तीव्र हो गई। जितनी पुस्तकें मिली खरीद पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नाम की पुस्तक भी विभिन्न युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और आहार विषयक विचारों का वर्णन मिला। पाइथागोरस, ईसा इत्यादि को उसने केवल अनाहार करने वाला सिद्ध करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर श्रीमती एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों से भी अच्छी मदद मिली। वह दवा की अपेक्षा केवल भोजन के फेर फार से ही रोगी को ठीक करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे और रोगियों के लिए केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। इन सारी पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में भोजन के प्रयोगों ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। उन प्रयोगों में पहले आरोग्य दृष्टि की प्रधानता थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई। मेरे बारे में उपयुक्त मित्र की चिंता अब तक दूर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेमवश यह मान लिया था कि मांसाहार न करने से मैं कमजोर हो जाऊंगा। इतना ही नहीं बल्कि बेवकूफ बना रहूंगा, क्योंकि मांसाहार न करने से समाज में घुल मिल न सकूंगा। उन्हें डर था कि अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़कर मैं सनक जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन जाएगा। जो कुछ करना है उसे मैं भूल जाऊंगा और पढ़ा लिखा मूर्ख बना रहूंगा। अतः उन्होंने मेरे सुधार का एक आखिरी प्रयत्न किया। मुझे अपने साथ थिएटर चलने का न्योता दिया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉर्बन होटल में भोजन करना था। यह होटल मेरी दृष्टि में महल था। ऐसे होटल में जाने का विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद यह पहला ही अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव बेकार था, क्योंकि यह मान लिया जा सकता है कि वहां मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच में हम दो मित्र एक मेज पर बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई। वह सूप शोरबा था। मैं उलझन में पड़ गया। मित्र से क्या पूछता, परोसने वाले को पास बुलाया। मित्र समझ गए। चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या बात है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इनमें मांस तो नहीं है। यह जंगली पन्नी इस होटल में नहीं चल सकता। यदि अब भी तुम्हें यह किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे मोटे होटल में खा लो और वहीं मेरा राह देखना। मुझे इस प्रस्ताव से खुशी हुई। उठकर दूसरे होटल की खोज में निकला। पास ही एक अनाहारी भोजन गृह था, पर उस समय वह बंद हो चुका था। समझ में न आया कि अब क्या करूं। मैं भूखा रहा। हम थिएटर गए। मित्र ने इस घटना के बारे में एक शब्द भी न कहा। मेरे लिए तो कहने को था ही क्या। परंतु हम लोगों के बीच अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उनमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्न के मूल में जो प्रेम भाव था उसे मैं समझ रहा था। इससे आचार और विचार में विभिन्नता होते हुए भी उनके लिए मेरे मन में आदर बढ़ा। मुझे उनका डर दूर कर देना आवश्यक मालूम हुआ। मैंने निश्चय किया कि जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के तौर तरीके सीखूंगा और दूसरी तरफ से समाज में सम्मिलित होने योग्य बनकर अपनी अनाहार की विचित्रता पर पर्दा डालूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से बाहर का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होते हुए भी बंबई काट के कपड़ों के उच्च अंग्रेज समाज में शोभा न देने के ख्याल से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। उन्हें सीलिंग की चिमनी हैट,
सिर पर पहनी। इतने से संतोष न होने पर बॉन्ड स्ट्रीट में जहां शौकीनों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड को दिया सिलाई दिखलाकर शाम को पहनने का सूट बनवाया। सीधे और बादशाही दिल वाले बड़े भाई से 2 जेबों में लटकाई जाने वाली असली सोने की चेन मंगवाई और वह आई भी। तैयार बंधी हुई टाई का लगाना शिष्टाचार सूचक नहीं था, अतः मैंने टाई बांधने की कला सीखी। देश में तो आईना हजामत के दिन देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े शीशे के सामने खड़े होकर टाई बांधने, बालों में ठीक पट्टियां पाड़ने और मांग काढ़ने में रोज 10 मिनट तो बर्बाद हो ही जाते थे। मेरे बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें ठीक घुमा रखने के लिए ब्रूस के साथ नित्य लड़ाई होती। टोपी पहनते और उतारते समय हाथ तो मानो मांग संवारने को सिर पर पहुंच जाता। इसके अतिरिक्त जब समाज में बैठता तो हाथों से मांग संवारते हुए बालों को ठीक ठिकाने रखने की सब क्रिया चलती ही रहती थी। पर इतनी टीम टाम काफी न थी। अकेली सभ्य पोशाक से थोड़ी ही सभ्य बना जा सकता है। सभ्य से अन्य कई बाहरी लक्षण भी जान और सीख लिए थे। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, तथा मेरी यूरोप भ्रमण करने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नाचना सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के 3 पाउंड फीस दिए। 3 हफ्ते में कोई 6 सबक लिए होंगे। ठीक ताल पर पांव न पड़ने से पियानो बजता था, पर वह क्या कर रहा है यह समझ में न आता था। 1 2 3 चलता, पर उनके बीच के अंतर का पता उस बाजे से ही चलता था, जो मेरे लिए अगम्य था। तब क्या किया जाए? फिर तो बाबा जी की बिल्ली वाली बात हो गई। चूहे को भगाने को बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय। इस तरह बाबा जी का परिवार बढ़ा। इसी प्रकार मेरे लोग का परिवार में बढ़ता गया। सोचा वायलिन बजाना सीख लो, तो ताल सुर पता चलने लगे। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी। भाषण कला सीखने के लिए तीसरे शिक्षक का घर ढूंढा। उन्हें भी एक गिनी की भेंट तो चढ़ानी ही पड़ी। बेल का स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पीठ का भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई। मैं जगा। मुझे इंग्लैंड के जीवन कहाँ बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखकर क्या होगा? नाच गाकर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो अपने देश में भी सिखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे तो विद्या धन जोड़ना चाहिए। मुझे अपने पेशे के लिए आवश्यक तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जा सकूं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोक छोड़ना चाहिए। इन्हीं विचारों की धुन में उपर्युक्त उद्गारों से पूर्ण एक पत्र मैंने भाषण शिक्षक को लिख भेजा। उनसे मैंने 2 या 3 पाठ ही लिए थे। नृत्य शिक्षक को भी वैसा ही पत्र लिख दिया। वायलिन शिक्षक के यहाँ वायलिन लेकर पहुंचा। उनसे यह बाजा जितने के बिके बेच देने को कहा। उनके साथ कुछ मित्रता का संबंध हो गया था। इस कारण उनके सामने मैंने अपना मोह की बात कही। मेरे नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टिंग टांग बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बन गया।